ओके, तो हम पढ़ रहे थे जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज, वर्ल्ड और ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। उसके अंदर जो है हमने थोड़ा सा डिस्कशन की थी जो अपना ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में, और इसके अलावा जो है डिस्कशन की थी ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आज थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आज है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में काजेस और इम्पैक्ट्स क्या है। तो क्लाइमेट चेंज है क्या, उसको देख लेते हैं। पहले क्लाइमेट चेंज क्या होता है, पहले वेदर देखते हैं, फिर क्लाइमेट का पता चलेगा। वेदर क्या होता है? वेदर होता है डे टू डे जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो रहती हैं किसी भी एरिया पे, जैसे कि करके मान लो कि आप जिस एरिया में रहते हो वहां डे टू डे एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन रहती है, किस तरीके की ह्यूमिडिटी है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है, ठीक है, कितनी रेनफॉल है या स्नो है। तो ये सारी चीजें जो है उसको कहा जाता है वेदर। और जब यही वेदर एक्सटेंडेड फॉर्म में हम देखते हैं इसको, ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म में जैसे करके मान लो 10 साल, 10 इयर्स और 25 इयर्स, तो इसको तब क्या कहा जाता है? क्लाइमेट कहा जाता है, ठीक है, क्लाइमेट कहा जाता है। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज एनहांस्ड और एक्सटेंडेड वेदर कंडीशंस, मे बी 1 ईयर, 10 इयर्स, 20 इयर्स, ठीक है, एंड दैट आर प्रिवेलेबल, ठीक, वो प्रिवेल करती रहती है वो वेदर कंडीशन जो है हर बार, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट। क्लाइमेट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? मेनली जो है क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सन की रेडिएशंस। सन जब एनर्जी रेडिएट करता है तो उसमें जो है हीट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? हीट प्रेजेंट होती है। और हीट की वजह से जो है सारा जो आपका जितनी सारी एयर है या विंड्स जो है उस पर डिपेंड करती हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है? सन की रेडिएशंस की वजह से, ठीक है। और अर्थ के ऊपर जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर जो गैसेस प्रेजेंट है वो डिफरेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस भी होती हैं, जिसकी वजह से सारी चेंजेस आती हैं, ठीक है। एक ये चीज है सन की वजह से। दूसरा रोटेशन, और आपको पता है सीजन्स जो है दैट क्लाइमेट के अंदर सीजन्स भी आते हैं। और सीजन्स जो हैं, इन सीजन्स के अंदर जो डिफरेंट सीजन्स कैसे होते हैं, ये रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं। एक तो अर्थ जो है रिवॉल्व करती रहती है, सन है, ठीक है। ये अर्थ जब रिवॉल्व करती रहेगी तो यहाँ पे जब पहुंचेगी तो इसका साउथ पोल जो है सन की तरफ आएगा, ठीक है। जब यहाँ पे पहुंचेगी तो इसका नॉर्थ पोल सन की तरफ आएगा। फिर यहाँ पे जब पहुंचेगी तो इक्वेटर जो है सन के पास आएगा, और यहाँ पे भी इक्वेटर, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से सीजन्स बदलते रहते हैं। जो साइड सन की साइड आए जिस सीजन में, तो समर्स होंगी वहां पे, उसी सेम एट द सेम टाइम जो है दूसरी साइड पे जो विंटर्स होंगी। और अगली बार जो है जब यहां से घूम के यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है, 6 मंथ के बाद अर्थ, तो यहाँ पे जो है समर्स होंगी और इसकी अपोजिट साइड पे विंटर होंगी। तो ये जनरल जो है सीजन्स कैसे बनते हैं और क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है। क्लाइमेट की डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देता हूं। द प्रिवेलेबल वेदर कंडीशंस ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग लास्ट 25 years, 20 years और एक्सटेंडेड पीरियड। सिंपली कहेंगे एक्सटेंडेड पीरियड। अगर 20-25 years नहीं करना है तो आप कहोगे क्या? एक्सटेंडेड पीरियड। अब क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज होता है प्रोसेस ऑफ चेंज इन क्लाइमेट। तो हमने बोला कि जो क्लाइमेट है वो प्रिवेल करता है, मतलब उस एरिया पे वो जो है परसिस्ट करता है, रहता है, वैसा जैसा हो रहा है वैसा ही चलते आ रहा है। लेकिन रिसेंटली अभी देखा गया है कि ह्यूमन फर्दर एक्टिविटीज जो है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है? द चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड नेचुरल फिनोमेना इज नोन एज क्लाइमेट चेंज। अगर किसी एरिया का ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ठीक है, या फिर जो है स्नो या आ गया टेम्परेचर, ये चेंज हो जाए, ठीक है, तो इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। तो इसके लिए क्या क्या चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं? कॉजेज की बात अगर करें हम, कौन कौन सी चीज इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो कॉजेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक चीज है, ठीक है। दूसरा जो काज है वो है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, इससे भी क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्लाइमेट चेंज किससे होता है? चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, इससे भी क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। तो ये मेन 3 चीजें जो हैं
ये क्लाइमेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है, डिफोरेस्टेशन है और चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, हम ग्लोबल वार्मिंग भी ऐड कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखते हैं सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको रिपीट करके देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सन से आने वाली हीट रेडिएशंस को अर्थ के ऊपर प्रेजेंट गैसेस ट्रैप करती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से अर्थ को हीट अप करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसको क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जनरली होता क्या है, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। उन ग्रीन हाउस गैसेस को हम क्या करते हैं? ठीक है, वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है हम उनको इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? अपनी एक्टिविटीज से। जैसे करके हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या काम करते हैं कि हम बहुत सारी व्हीकल्स जो यूज करते हैं तो उससे जैसे करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड उससे भी रिलीज होता है। तो हम जो है रेस्पॉन्सिबल हैं इन ग्रीन हाउस गैसेस के इंक्रीज के लिए। तो इसमें कौन कौन सी गैसेस आती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर जो है क्या क्या आता है? CO2 है, ठीक है, फिर मीथेन है। ठीक है, मीथेन के बाद जो है क्या है? मीथेन के बाद CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ठीक है, फिर NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये मैन जो 4 गैसेस हैं 60% ये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, फिर मीथेन की बात करें तो ये जो है 20% कंट्रीब्यूट करता है, ये 14% कंट्रीब्यूट करता है और NO2 6% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये कंपोजिशन है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, जनरली मैं बताता क्यों, सन जो है वो रेडिएशंस एग्जर्ट करता है। जैसे रेडिएशंस अर्थ के ऊपर पहुंचती हैं तो ये रेडिएशन जो हैं यहाँ पे ये जो गैसेस मैंने बताई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या काम करती हैं? ये जो है उन सोलर रेडिएशन को ट्रैप करके रखती हैं। ठीक है, और ट्रैप करने के बाद जो है क्या होता है कि अर्थ का वो सरफेस वो वाला एरिया जो है वो ग्रो होता है। इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि ग्रीन हाउस जो है एक जो है आप यूज करते हो, ग्लास पेन यूज करते हो। ठीक है, या मोस्टली अभी प्लास्टिक पेन यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर जैसे गैसेस आती हैं तो अंदर हीट अप हो जाता है। तो हम ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं, आपको पता है कि अर्थ जो है हमारी इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा जो है ट्रॉपिकल एरियाज आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो है टेम्परेट एरियाज आते हैं और ये पोलर एरियाज आ जाते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम टेम्परेट एरियाज में भी ट्रॉपिकल एरियाज वाली क्रॉप्स को उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स को उगा सकते हैं, प्लांट्स को उगा सकते हैं। किसकी हेल्प से? ग्रीन हाउस की वजह से। इसलिए इसका पड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि इस जो हम ये यूज कर रहे हैं ग्रीन हाउस, इसके अंदर ये वाला इफेक्ट होता है जो ग्रीन हाउस गैसेस नेचुरली जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर काज करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। अब देखते हैं अगर 1750 की बात करें, 1750 की बात करें और 2000 की बात करें तो CO2 की कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, यहां पे 280 जो है पार्ट्स पर मिलियन से 400 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गई। ठीक है, मतलब जो है इतना इंक्रीज। अगर ये जो है 550 से 1000 पार्ट्स पर मिलियन तक पहुंचेगी तो इस केस में क्या होगा? इस केस में बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी और जो है बहुत क्लाइमेट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है, या हम बात करें उसके बाद जो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो है मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है 17-15 पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, इतना इंक्रीज हो गया है, जो कि माइन्यूट कंसेंट्रेशन में 500 से 700 के आसपास जो था प्रेजेंट था। तो इतनी इंक्रीज जो है मीथेन में। और मीथेन की बात करें ग्रीन हाउस गैसेस तो बता दिया हमने। अब देखते हैं ये CO2 वगैरह जो है मीथेन वगैरह ये आती कहां से? ठीक है, यहां से फिर से लिख के रखता हूं मैं कितनी कंट्रीब्यूशन है
CO2 की ग्रीन हाउस के लिए जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 60%, ठीक है। फिर मीथेन की जो है, मीथेन की है 20%, ठीक है। इसके अलावा मीथेन के बाद जो है CFCs जो हैं इनके आगे 14%, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में बचता है NO2, उसकी है 6%। तो ये जो है कंट्रीब्यूशन इन सारे जो चीजों की है। अब देखते हैं कि ये CO2 आती कहां से। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, जो नेचुरली हम एक्सपायर आउट करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन के दौरान जो है, एक्सपिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो यहाँ पे CO2 जो है, हम जो रेस्पायर करते वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए CO2 कहां से इंक्रीज हो रही है, डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बढ़ रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन भी एक काज है। अब क्या होगा कि जितने ज्यादा जंगल कटेंगे, जितनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगी, तो उतना ज्यादा क्या होगा, उतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन अर्थ पे बढ़ेगी, तो उतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन भी बढ़ेगी, ठीक है। एक हो गया, ठीक है। इसके अलावा व्हीकल्स जो है हमारी, ठीक है, इनमें जो फॉसिल फ्यूल का कंबशन होता है, ठीक है, फ्यूल जलते हैं इनके अंदर, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो इससे भी जो है क्या होगा, व्हीकल से भी क्या होता है, व्हीकल से भी CO2 रिलीज होता है। व्हीकल्स के अलावा जो है अगर देखें हम तो फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज पे जो आपके फ्यूल जलते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये सारा जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ये देख लिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मीथेन कहां से आता है, ठीक है, मीथेन किधर से आता है। तो मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन जो है, मीथेन मोस्टली जो है पैडी फील्ड से आता है, पैडी फील्ड से, ठीक है। पैडी फील्ड जो खेत में जब बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है तो वहां जो कचरा पड़ा होता है, जो भी मतलब रेजिडुअल्स होते हैं फूड ग्रेन्स के, क्रॉप्स के, तो अंदर उसके सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद वहां से मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा जो आपने देखा होगा एनिमल्स जो काउ डंग वगैरह होता है उससे भी मीथेन गैस का रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन से, जब इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होगी किसी भी चीज की तो वहां से क्या निकलेगा, डिकम्पोजिशन, ठीक है, यहां से भी जो है मीथेन निकलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए, ठीक है, और मीथेन कहां से निकलती है, तो इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन के अलावा जो है मीथेन एनएरोबिक बैक्टीरिया की वजह से जो है, एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, तो यहां इनकी वजह से जो है मीथेन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा पोलर रीजन्स में भी जो है मीथेन गैस रिलीज होती है, ठीक है। समझ आ गया कहां से आता है, पैडी फील्ड से। तो ये भी जो है मीथेन भी 20% कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं CFCs। CFCs का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैसियस कंपाउंड्स हैं, ठीक है, गैसियस कंपाउंड्स हैं जो मोस्टली कूलेंट से, ठीक है, मतलब जैसे कूलेंट्स में आ गया रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, इनसे निकलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फाइटर जेट्स हैं, फाइटर जेट्स, ठीक है, इससे निकलते हैं। तो ये कूलेंट्स हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, तो इनसे जो है क्या निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी जो है बहुत, इसके अलावा हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया, इसके अलावा जो है ये ओजोन डिप्लेशन में भी हेल्प करते हैं। मींस ओजोन जो हमारी गैस की लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर में 23 से 25 किलोमीटर के बीच में, वो जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कूलेंट्स की बात, ठीक है, कूलेंट्स और रेफ्रिजरेटर्स में CFCs की बात। इसके अलावा NO2 की बात करें अगर हम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मोस्टली जो है या तो इंडस्ट्रीज से निकलती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से, या नेचुरल प्रोसेसेस जैसे लाइटनिंग वगैरह होती है, इससे प्रोड्यूस, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो है इंपैक्ट क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के इंपैक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है इसका ग्लोबल वार्मिंग, क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमने देखा कि ये गैसेस जो है हीट रेडिएशन को ट्रैप करके रखती है,
तो जो ये कंटिन्यूसली जैसे ये गैसेस बढ़ रही हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड के बाद, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप का, उसके बाद जैसे ये गैसेस बढ़ रही हैं तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि अर्थ का जो है, होल अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम पूरा देखें, जनरली देखें कि इंडस्ट्रियल पीरियड से अभी तक जो है कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो लगभग 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है। 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। और अगर रिसेंट बात करें अभी जो है इस डेकेड में, तो 0.6 से 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ग्रीन हाउस गैसेज ही रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग की, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए क्लाइमेट चेंज में, हमने बोला कि फॉरेस्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हम जब इंटेंस फॉरेस्ट की कटिंग करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा जो सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, लेस प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। अब देखते हैं जो है, ये तो बता दिया ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से होगा क्या, इंपैक्ट्स क्या होंगे इसके, ये काजेस देखे हमने, अब इंपैक्ट्स देखते हैं, ठीक है, इंपैक्ट्स इस चीज के क्या रहेंगे। अगर हम इंपैक्ट्स की बात करें, इंपैक्ट्स की बात करें तो इंपैक्ट्स की बात है क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में क्या क्या होगा, एसिड रेन होगी, ठीक है, एसिड रेन जिसको हम आगे पढ़ेंगे होता क्या है, एसिडिक रेन, जब ये सारी कंसेंट्रेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, तो रेन के साथ जो है वो अर्थ धरती पे उतर आते हैं और उसको कहते हैं एसिड रेन, एक चीज है। दूसरी चीज जो है, जब हम फॉरेस्ट को इंटेंसिवली काटेंगे तो जिस एरिया में प्रेसिपिटेशन हो रही थी उस एरिया में प्रॉपर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, एक चीज। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, सबसे पहले आइस कैप्स जो है हमारे, आइस कैप्स चाहे वो पोलर रीजन में है या चाहे नॉन पोलर रीजन्स में है, ठीक है, वो सारे पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला क्या है, आइस कैप विल मेल्ट। दूसरा अगर रीजन इसके पीछे से वो देखें इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसका, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का। दूसरा है सी लेवल विल राइज, सी लेवल राइजेस, ठीक है, सी लेवल जो है क्या है, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जब आइस कैप्स पिघलेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो पानी जो है वहां से सी तक पहुंचेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगा, तीसरी चीज होगी, क्योंकि हीट से आपने देखा है कि जितनी हीट की वजह से गैसेस जो है एक्सपेंड करती है, तो एटमॉस्फेयर जो हमारा, जितनी ज्यादा हीट होगी तो हमारे एटमॉस्फेयर की गैसेस उतनी ज्यादा ऊपर जाएंगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लोअर एटमॉस्फेयर एक्सपेंड करेगा और अपर एटमॉस्फेयर जो है, अपर एटमॉस्फेयर जो है, ये लोअर जो है वो एक्सपेंड करेगा और अपर एटमॉस्फेयर विल, ठीक है, कॉन्डेंस, ये कॉन्डेंस होगा अपर एटमॉस्फेयर। क्लियर हो गया। इसके बाद अगर देखते हैं चौथी चीज देखेंगे हम, चौथी चीज क्या होगी, ठीक है, यहां से चौथी चीज जो होगी, लेस जो है क्या होगा, लेस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, लेस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स कम प्रोड्यूस होंगे। कैसे कम प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर में जो है, हाई टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, इसके लिए फोटोसिंथेसिस जो है आइडियल टेम्परेचर में ही होती है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर पांचवें इंपैक्ट की बात करें हम ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग का पांचवा इंपैक्ट जो है वो क्या है, एक तो एटमॉस्फेयर वाला आ गया, दूसरा रेनफॉल में चेंजेस होंगी, रेनफॉल जो है चेंज हो जाएगा। जिस एरिया में, किसी एरिया में फ्लडेड जो है रेनफॉल होगा, किसी एरिया में बिल्कुल जो है लेस रेनफॉल होगा। और क्योंकि क्लाइमेटिक शिफ्ट हो जाएगा इक्वेटर से पोल्स की तरफ, उसकी वजह से जो डिफरेंट एरियाज में जैसे करके जो है, अगर गर्मियों की बात करें तो ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा बारिश होगी, ठीक है, एज कंपैरिजन टू विंटर्स, ठीक है, समर्स में ज्यादा बारिश होगी। तो ये हो गया इसका। डिफॉरेस्टेशन का इंपैक्ट जो अगर काजेस के लिए डिफॉरेस्टेशन भी अगर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन से एक तो मेन चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिफॉरेस्टेशन से पहला ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज हो जाएगी, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा और उससे ये सारे प्रोसेसेस होंगे। दूसरा, बहुत सारी जो हमारी इकोलॉजिकल वैरायटीज हैं, वो इकोलॉजिकल वैरायटीज
will become extinct, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। अब हम कुछ देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं इस सारी चीजों को क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या क्या लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या लिया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह बताया गया कि 1987 में जो है 1987 में हुआ है, और इसमें यह बताया गया कि 1986 जो है उसमें जितना CFCs हमें प्रोड्यूस किया था, ठीक है, जितने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमने प्रोड्यूस किए थे उसका हाफ हम जो है हाफ तक कर लेंगे, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बताया गया। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हेलसिंकी डिक्लेरेशन है हमारे पास। हेलसिंकी डिक्लेरेशन, ठीक है। हेलसिंकी डिक्लेरेशन में क्या हुआ? हेलसिंकी डिक्लेरेशन में जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को जो है 80 कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, 80। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में था कि जो हमारे CFCs हैं उनकी हम 50% रिडक्शन करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है एक अर्थ समिट हुआ। क्या हुआ? अर्थ समिट, ठीक है। ये कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। और अकॉर्डिंग टू दिस अर्थ समिट के मुताबिक क्या है, जो हम जो है एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तो कम करेंगे इसका खत्म कर लेंगे, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज को भी हम रिड्यूस करेंगे और 1990s में जितना उनका लेवल होगा, ठीक है, उसको हम कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है IPCC इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज जो है, ये इंटरनेशनल क्लाइमेट के जो है उसके रेगुलेशन बनाता है, रूल्स बनाता है, ठीक है, और हेल्प करता है उन कंट्रीज को, फंड्स जो है इकट्ठी करता है ताकि वो कंट्रीज जो डेवलपिंग हैं वो इन सब चीजों को जो है इनकी प्रोटेक्शन जो है उनकी कंट्रीज में लेस हो, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। तो इसी के साथ जो है नेक्स्ट में हम जो पढ़ेंगे वो है, नेक्स्ट में जो हमने पढ़ना है वो है एसिड रेन, और ग्लोबल वार्मिंग तो हमारा हो चुका है, एसिड रेन देख लेंगे नेक्स्ट। ओके।